संस्कृत भाषा का अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों, आप लोगों का पाणिनि व्याकरण शास्त्र की इस कक्षा में स्वागत है। आपने संस्कृत शास्त्रम पाठ्यक्रम में निर्धारित व्याकरण विषय का चुनाव किया है, उसे पढ़ने का निश्चय किया है। यह बड़ा ही संतोष का विषय है। किसी भी भाषा का उचित ज्ञान उसका व्याकरण जाने बिना दुरूह होता है। इसलिए संस्कृत भाषा में निपुण होने के लिए वर्तमान में प्रचलित पाणिनि व्याकरण का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। पाणिनि व्याकरण का ज्ञान अब नई पद्धति से कराया जाता है। पहले यही व्याकरण अष्टाध्यायी की पद्धति से कराया जाता था, और अब बाद के आचार्यों ने जो उसमें परिवर्तन कर दिया, जिसे हम नव्य व्याकरण के नाम से जानते हैं, उसके माध्यम से कराया जाता है। आप लोग जानते हैं अच्छी तरह से कि पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखी। जब उसके क्रम से आप व्याकरण पढ़ते हैं अष्टाध्यायी के क्रम से, तो वो प्राचीन व्याकरण का विधान होता है। और जब भट्टोजीदीक्षित आदि जो विद्वान हुए हैं, उनके द्वारा लिखित जो प्रक्रिया ग्रंथ हैं, उनमें उन्होंने व्याकरण के जो सूत्र क्रमशः निबद्ध थे, उनको इधर उधर अर्थात प्रकरण के अनुसार परिवर्तित कर दिया है। उसको हम नव्य व्याकरण कहते हैं। आपका विषय नव्य व्याकरण का है, इसलिए भट्टोजीदीक्षित के द्वारा या उनके संप्रदाय के आचार्यों के द्वारा निर्मित जो ग्रंथ हैं, उन्हीं का इसमें अध्ययन होता है। तो सबसे पहले मैं ऋग्वेद में कहे गए, जो भाष्यकार ने महाभाष्य में भी जिस व्याकरण की महिमा का वर्णन किया है, उसी से करता हूँ। उसके बाद परम वैयाकरण आचार्य भर्तृहरि के वाक्यपदीय ग्रंथ से कुछ व्याकरण की प्रशस्तियों को पढ़ूंगा। पुनः आज जो हम लोगों के सामने विषय उपस्थित है समास प्रकरण का, उसके विषय में आपको ज्ञान कराऊंगा। तो चलिए आरंभ करते हैं। चत्वारि शृंगा त्रयोऽस्य पादा द्वे शीर्षे सप्तहस्ताशो अस्य त्रिधा बद्धो वृषभो रोरवीति महोदेवो मर्त्या आविवेश। आचार्य भर्तृहरि ने अपने वाक्यपदीय में व्याकरण की प्रशस्ति में बहुत सारे श्लोक कहे हैं। उनमें से मैं कुछ दो एक आपको सुनाना चाहता हूँ। आप चाहें तो इसे अपनी अभ्यास पुस्तिका पर लिख सकते हैं। याद करके इन्हें कंठस्थ रखिए। ये बड़े अच्छे ही व्याकरण के पुस्तक के श्लोक हैं। सुनिए इन्हें और नोट भी कर लीजिए। तद्वारमपवर्गस्य
वाङ्मलानां चिकित्सितं पवित्रं सर्वविद्यानाम् अधिविद्यं प्रकाशते। इदमाद्यं पदस्थानं सिद्धिसोपानपर्वणाम् इयं सा मोक्षमाणानाम् अजिह्माराजपद्धतिः। यदेकं प्रक्रियाभेदैर्बहुधा प्रविभज्यते तद्व्याकरणमागम्य परं ब्रह्माधिगम्यते। आप लोगों ने आचार्य वरदराज द्वारा प्रणीत लघु सिद्धांत कौमुदी का अध्ययन कर लिया होगा और पूर्व मध्यमा के प्रथम वर्ष की परीक्षा में निर्धारित आचार्य भट्टोजी दीक्षित द्वारा लिखित वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी का प्रथम भाग भी पढ़ा होगा। व्याकरण संबंधी आपका ज्ञान कुछ और भी उन्नत हो गया होगा। पूर्वोन्नत द्वितीय वर्ष की परीक्षा में जो पाठ्यक्रम में निर्धारित है कारक आदि प्रकरण, उसमें एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रकरण है समास प्रकरण। उसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। संधि और समास, ये दो चीजें संस्कृत भाषा रूपी दुर्ग की बाह्य परिखाएं हैं। बिना इनको लागे किसी को भी संस्कृत भाषा की गरिमा का ठीक तरह से ज्ञान नहीं हो सकता। संस्कृत भाषा में लिखा गया ऐसा कोई ग्रंथ नहीं है जो संधि और समास से रहित हो। वास्तव में संधि और समास ये भाषा की स्वाभाविक प्रवृत्तियां। संधि का विवेचन तो आपने इसके पूर्व में कर ही लिया है। समासों के ज्ञान के लिए ये प्रकरण आपके सामने है। समास बताने के पहले मैं एक आपको लोकोक्ति के बारे में बताना चाहता हूं, जिससे आप की रुचि इसमें और थोड़ी बढ़ जाए। और एक वो भी आपको बताऊंगा, एक छोटा सा किस्सा भी सुनाना चाहता हूं। तो पहले लोकोक्ति है संस्कृत की, संक्षेप रुचिर ही लोका। अर्थ ये है कि लोक अर्थात लोग हर जगह संक्षेप की भावना का ही ज्ञान कराते हैं, संक्षेप का ही प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी का नाम राम किशुन है, तो लोग उसे क्या कहता है, किशुन। राम काट देता है, छोड़ देता है, संक्षेप कर देता है। किसी का नाम है हिमांशु शेखर, लोग उसका नाम कहते हैं शेखर, 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 हिमांशु छोड़ देते हैं। यही प्रवृत्ति लोक में देखी जाती है, अर्थात किसी भी विषय को संक्षिप्त कर लेना। दूसरा एक और जो मैंने एक छोटी सी कथा की बात कही है, एक श्लोक के माध्यम से है, उसे आप सुनिए तो मैं उसकी भी एक छोटी व्याख्या करूंगा, पुनः विषय पर आ जाऊंगा। एक कवि थे, सामान्य कवि थे। तो पहले राजाओं के दरबार में कवि लोग जाते थे, अपनी कविता का पाठ करते थे। कविता का पाठ करने के बाद राजा से कुछ प्राप्त करते थे, द्रव्य। तो एक सामान्य से कवि थे, उनको लोगों ने कहा कि भाई आप राजा के पास जाइए और
उनको कविता सुनाइए अपनी। राजा आपकी कविता पर प्रसन्न होकर के अवश्य कुछ द्रव्यादि देंगे आपको। तो वो राज दरबार गए, अनुमति ली और अंदर प्रवेश किया और राजा ने प्रयोजन पूछा तो इन्होंने अपनी कविता सुनाई। कविता इस प्रकार थी। त्वंचाहंच राजेंद्र लोकनाथ उभावपि त्वंचाहंच राजेंद्र लोकनाथ उभावपि बहुव्रीहिरहं राजन् षष्ठी तत्पुरुषो भवान। इस श्लोक को सुन करके राज दरबार के मंत्री या उनके दरबारी गण क्रुद्ध हो गए। उन्होंने कहा, वाह, ऐसा एक अकिंचन कवि हमारे राजा को भी लोकनाथ कह रहा है और ये कह रहा है कि मैं भी लोकनाथ हूं। त्वंचाहंच राजेंद्र लोकनाथ उभावपि, आप भी लोकनाथ हैं और मैं भी लोकनाथ हूं। कहां अकिंचन कवि और कहां हमारे महाराज। लोगों की भौहें तन गई। लेकिन जब कवि की कविता पर लोगों का ध्यान गया, जो निचली पंक्ति में कहा गया है, तो लोग प्रसन्न हुए। अब आप समझिए कि वो कैसे उन्होंने कहा कि लोकनाथ वो भी हैं, लोकनाथ मैं भी हूं। लेकिन हे राजन, आप षष्ठी तत्पुरुष वाले लोकनाथ हैं और मैं बहुव्रीहि समास वाला लोकनाथ हूं। अब ध्यान दीजिए लोकनाथ शब्द पर। अगर हम षष्ठी तत्पुरुष समास मानते हैं लोकनाथ में, तो इसका अर्थ होगा हिंदी में लोकस्य नाथा। लोक अर्थात लोगों का जो नाथ, स्वामी, प्रभु है, वो लोकनाथ है। अर्थात जनता का स्वामी अर्थात राजा, वो लोकनाथ है। कवि ने अपने को भी लोकनाथ कहा था, लेकिन अपने लिए उसने कहा कि मैं तो राजन बहुव्रीहि हूं। बहुव्रीहि का अर्थ सामान्यतया लोगों ने समझ लिया कि भाई मेरे पास बहुत धन है, बहुत धन धान्य है, ये तात्पर्य। लेकिन उन्होंने कहा ना, मैं बहुव्रीहि समास अर्थ वाला हूं। तो बहुव्रीहि में होगा लोकः नाथः यस्य, अर्थात लोग ही नाथ, मालिक हैं जिसके, ऐसा व्यक्ति मैं हूं। कवि अपने लिए कह रहा है, राजा को कह रहा है आप लोगों के मालिक हैं इसलिए लोकनाथ हैं, और लोग मेरे मालिक हैं इसलिए मैं लोकनाथ हूं। तो एक ही शब्द जो यहां लोकनाथ है, दो तरह से समास करने पर भिन्न भिन्न अर्थ इसके आए। यह अर्थ सुन करके जब दरबारियों को पता चला तो लोगों ने वाह वाह किया। राजा भी प्रसन्न हुए और उन्होंने यथोचित सम्मान करके कवि को वापस किया। अब आप देखें कि समास की जो शक्ति थी वो कितना प्रभावशाली वहां पर सिद्ध हुई। यही समास प्रकरण आज आप पढ़ने वाले हैं। आपको ये पता होगा कि संधि और समास, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, ये ऐसी ही चीजें हैं जो निश्चित रूप से लोक में
अनायास ही की जाती हैं। आप किसी भी भाषा में देखेंगे तो ये चीजें अपने आप आ जाती हैं। आज हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि समास का लक्षण क्या है, उसके कितने भेद हैं, समास शब्द की सिद्धि कैसे होती है। ये चीजें आप जान लें, इससे आपका एक पुराने विषय की उद्धरणी भी हो जाएगी और विषय प्रवर्तन भी हो जाएगा। फिर आपको मैं समर्थक पद विधि जो भट्टोदीक्षित ने जहाँ से आरंभ किया है समास प्रकरण, उसकी व्याख्या करूँगा। तो सबसे पहले मैं कुछ आचार्यों के द्वारा लिखित समास का लक्षण बताता हूँ। वो इस प्रकार है। विभक्तिर्लुप्यते यत्र तदर्थस्तु प्रतीयते, पदानां चैकपद्यं च समासस्सो विधीयते। इसी प्रकार का एक दूसरा भी श्लोक उपलब्ध होता है जो लगभग इसी अर्थ को प्रकट करता है। वो है पदानां लुप्यते यत्र प्रायः स्वाश्वा विभक्तयः पुनरेकपदी भावः समासः उच्यते तदा। समास की परिभाषा काशिकाकार ने कुछ इस प्रकार की है। समास परिभाषा ने प्रयोजन बताया है। समासस्य प्रयोजनम ऐकपद्यम ऐकश्वर्यम च। इस सभी को मैं हिंदी में आपको बताता हूं। पहले वाले श्लोक को देखिए। विभक्तिर्लुप्यते यत्र तदर्थस्तु प्रतीयते, पदानां चैकपद्यं च समासस्सो विधीयते। यत्र विभक्तिर्लुप्यते तदर्थस्तु प्रतीयते, अर्थात जहां पर विभक्ति का लोप हो जाता है परंतु उसका अर्थ प्रतीत होता रहता है, और जहां पदानाम चैकपद्यम च, जहां पदानाम माने अनेक पद, ऐकपद्यम च एक पद हो जाते हैं, अर्थात एक पद के रूप में परिणित हो जाते हैं। समासस्सो विधीयते, सह समासः अविधीयते, उसे समास कहा जाता है। इसका भाव ये हुआ कि विभक्तियों का लोप हो जाने के उपरांत भी उनका अर्थ जिसमें प्रतीत होता रहे, अनेक पद मिलकर के एक हो जाएं, और उसमें स्वरों का विधान भी उसी हिसाब से कर लिया जाए, तो उसे हम समास कहेंगे। समास के अक्षरार्थ पर अगर जाइए तो कहा जाता है समसनम समासः। समसन का अर्थ होता है एक साथ या पास पास रखना। सबसे मुख्य तत्व समास में यही होता है। इसके उपरांत जो होता है वह इसी से प्रभावित एवं प्रेरित होता है। इस तत्व का महत्व न केवल संस्कृत में अपितु अंग्रेजी में भी देखा जाता है। अंग्रेजी के कुछ शब्द आप देखिए जो समस्त माने जाते हैं, जैसे वुड कटर, मैन ईटर, शू मेकर, ग्रैंडफादर, ब्लैक बोर्ड, मिडनाइट, वेल नोन, वन आइड। इस तरह अनेक ऐसे उदाहरण हैं अंग्रेजी में भी जो समास के रूप में ही हैं, और वो लंबे अर्थ को छोटे में बताने का काम करते हैं। इसीलिए समास को संक्षेप भी कहा जाता है।
अब मैं समास के जो समसनम अक्षरार्थ है उस पर आता हूं, जिसको अभी हमने बताया कि जिसका तात्पर्य होता है कि एक साथ या पास पास रहना। अंग्रेजी में देखिए, अंग्रेजी में समास को कहा जाता है कंपाउंड। कंपाउंड जो शब्द है वास्तव में लैटिन भाषा का है। उसका मुख्य रूप है कॉम्पोनेर, यही बदल के अंग्रेजी में कंपाउंड बना है। काम जो शब्द है उसका संस्कृत के सम शब्द का समानांतर शब्द है वो काम। पाश्चात्य भाषाओं में जहां कंठ से जो ध्वनि निकलती है, तालव्यीकरण के सिद्धांत के अनुसार भारतीय भाषाओं में वहां तालव्य ध्वनि का प्रयोग होता है, अर्थात काम का क यहां स हो जाएगा। तो काम का जो अर्थ है वही ठीक ठीक सम का अर्थ है। काम का अर्थ है एक साथ या पास पास। पुनेर का अर्थ है आसन, माने रखना, रहना। दोनों ही शब्द समास और कंपाउंड एक ही प्रकार के चिंतन का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये समास का सामान्य लक्षण हो गया। अब हम देखते हैं, जब दो या दो से अधिक, ध्यान देने की बात है, समास कभी भी एक शब्द में नहीं होता है। समास दो शब्दों में या दो से अधिक शब्दों में, कई द्वंद्व आदि में तो 10, 5, 20 ऐसे भी शब्द आ सकते हैं, जिसके उदाहरण आपको कादंबरी आदि ग्रंथों में लंबे लंबे मिलते हैं, जहां द्वंद्व या शिवराज विजय आपने पढ़ा होगा उनमें भी मिलते हैं। तो जब कम से कम दो, अधिक से अधिक, अपने ज्ञान और उसके ऊपर है कि कितने शब्द रख करके आप समास कर सकते हैं, लेकिन कम से कम दो शब्द होने चाहिए। तो जब दो या दो से अधिक शब्द पास पास रखे जाते हैं तो संस्कृत भाषा के संदर्भ में पहला परिवर्तन उसमें यह आता है कि वे अपनी अपनी स्वतंत्र सत्ता को खो बैठते हैं। जिस विभक्ति के कारण वे पद बने थे उसी विभक्ति का लोप हो जाता है। भिन्न भिन्न पदों के एक साथ मिल जाने पर उनके अपने अपने पदत्व के स्थान पर उन सभी का एक अलग ही पद के रूप में उदय होता है। समस्यमान पदों की अपनी विभक्तियां, जिन्हें अंतर्वर्तनी विभक्तियां कहा जाता है, क्योंकि वे समस्त पद के बीच में पड़ती हैं, उनका लोप हो जाता है, जिससे समास में संक्षिप्तता आ जाती है। इसीलिए समास का एक अर्थ संक्षेप भी है। जैसे शिवः केशवः, इसके स्थान पर शिवः में एक विभक्ति प्रथमा, केशवः में एक विभक्ति प्रथमा। जब इसका हम समास करेंगे तो ये बन जाएगा शिव शिव केशव। स्पष्ट है कि यहां दो विभक्तियां थी, अब एक ही विभक्ति रह गई। तो यही संक्षेप की भावना समस्त पदों के प्रयोग में प्रयोजिका होती है। इसीलिए मैंने पहले आपको बताया था कि संक्षेप रुचिर ही लोकः। अच्छा, कुछ समास ऐसे भी होते हैं जहां विभक्ति का लुक नहीं होता है, वो सारी बातें बाद में आपको बताएंगे। अब हम समास शब्द की सिद्धि पर आते हैं। कहा जाता है, उन्होंने लिखा हुआ है कि समसनम समासः, ऐसा बदराज ने भी लिखा हुआ है। तो समपूर्वक असुक्षेपणे, ये धातु है जो दिवादिगण में परस्मैपदी के रूप में पढ़ी गई है।
उसी धातु से भाव में घय प्रत्यय करके घय के इत्व के कारण अत उपधाया से उपधा वृद्धि करने पर समास शब्द निष्पन्न हो जाता है। संक्षेप, संक्षिप्तीकरण या मिलाने को भी समास हम कहते ही हैं। यह शब्द समास शब्द व्याकरण में योगरूढ़ या पारिभाषिक माना गया है, अतः प्रत्येक संक्षेप को समास नहीं कह सकते। ये ध्यान देने की बात है कि हर संक्षेप को आप समास नहीं कहेंगे, क्योंकि व्याकरण में यह योगरूढ़ या पारिभाषिक है। परंतु जब दो या दो से अधिक पद मिलकर एक पद हो जाते हैं तो उसे समास कहते हैं। समास हो जाने पर उन समस्यमान पदों की प्रायः अपनी अपनी विभक्तियां लुप्त हो जाती हैं, लेकिन ध्यान रहे कि उनका अर्थ मौजूद रहता है। पुनः नए सिरे से समास को एक शब्द या प्रातिपदिक मानकर नई विभक्ति आती है, तब वह समूचा नया पद बन जाता है। स्वर प्रक्रिया में उसे एक पद समझकर ही स्वर लगाया जाता है। यह आपका विषय नहीं है, ये जब आप शास्त्रीय कक्षाओं में पढ़ेंगे तो स्वर प्रक्रिया वहाँ दी गई है, उसके आधार पर यह बात आपको समझ में आएगी। जैसे अब हम देते हैं एक उदाहरण इस संबंध में आपको समझाने के लिए कि समास की अंदर रहने वाली विभक्तियों का, जिन्हें हम अंतर्वर्तनीय विभक्ति कहते हैं, उनका ज्ञान कैसे हो तथा समास का अर्थ विग्रह वाक्य से ही संभव है, उसको भी अभी हम बताएंगे यदि समय रहा तो। जैसे आप लोग देते हैं गंगा जल ऐसा शब्द कहते हैं। ध्यान दीजिए तो गंगा जलम जो शब्द है ये समस्त पद है। जैसे गंगाया जलम ये षष्ठी तत्पुरुष समास है। दो पद हैं इसमें, एक है गंगाया, दूसरा है जलम। ये दोनों पद मिलकर के गंगा जलम बन जाते हैं। तो गंगाया की जो षष्ठी विभक्ति है उसका लुक हो जाता है, जलम से आने वाली विभक्ति भी लुक हो जाती है। पुनः समास होने के नाते उसकी प्रातिपदिक संज्ञा की जाती है। प्रातिपदिक संज्ञा के उपरांत दोनों समस्त पद से एक विभक्ति लाई जाती है तो गंगा जलम बन जाता है। ये तो मान लीजिए षष्ठी का उदाहरण है तत्पुरुष का। अब आपके मन में ये बात जरूर उठेगी कि समास का भेद क्या है। एक चीज मैं और बताना चाहता हूं, आगे आपको बताया जाएगा समस्यते इति समासः। वो जब आप प्राक्कडारात् समासः पढ़ेंगे उस समय वो आपको बताई जाती है, तो अभी उसकी जरूरत नहीं है चूंकि वो बाद में आएगा। उसको कहा जाता है समस्यते एकीक्रियते प्रयोक्तुभृत समासः, ऐसा करके कहा गया है। तो वो थोड़ा सा इस समास से भिन्न अर्थ आता है, जिसे आप बाद में समझ लेंगे। अब हम आपको बताते हैं समास के भेद। समास के भेद में भट्टोजी दीक्षित ने कहा है कि ये समास 4 प्रकार का होता है, और इसे आचार्यों ने एक श्लोक के रूप में भी कहा है। उसे आप लिख भी सकते हैं और याद रखें तो ये बहुत अच्छी बात होगी। उस श्लोक इस प्रकार है, द्वंद्वो द्विगुरपि चाहं मद्गेहे नित्यमव्ययी भावः तत्पुरुष कर्मधारय ये नाहं श्याम बहुब्रीहि। एक भक्त प्रार्थना करता है, लगता तो आपके सारे समासों के नाम आ गए हैं इसमें, लेकिन भक्त की प्रार्थना है कि हे परम पुरुष, हम 2 प्राणी हैं, द्वंद्व
2 गाय बछड़े वाले द्विगु। मेरे घर में दरिद्रता के कारण नित्य व्यय का भाव रहता है, अर्थात अव्ययी भाव है। मुझसे बहुत कार्य कराइए तत्कर्मधार है, जिससे मैं अहम बहुत धन धान्य संपन्न बहुव्रीहि हो जाऊं। इस तरह इस श्लोक के द्वारा सभी समासों का ज्ञान करा दिया गया है। यद्यपि अर्थ इसका जो ऊपर हमने बताया ये है। अब समास के भेद के बारे में आचार्यों ने कहा है, एक श्लोक कहा है, चकार बहुलो द्वंद्व सचासौ कर्म धारयः यस्य येषां बहुव्रीहि शेषः तत्पुरुषो मतः। ये समास के बारे में उन्होंने बताया है। यद्यपि श्लोक में अव्ययी भाव तो छूट ही गया है, लेकिन एक श्लोक आचार्यों ने कहा है, इसे भी आप लोगों को लिख लेना चाहिए और याद करना चाहिए। अब हम समासों के भेद को बताते हैं। प्रमुख रूप से समास के 4 भेद हैं। अव्ययी भाव, तत्पुरुष, बहुव्रीहि और द्वंद्व। ध्यान दीजिए, पहले हमने आपको बताया 4, पुनः तत्पुरुष के 2 भेद हैं। तत्पुरुष का ही भेद है कर्मधारय। संख्या पूर्वक होने पर वही द्विगु कहलाने लगता है। इन 2 स्थूल भेदों के कारण समास को आप कह सकते हैं कि वो 6 तरह के होते हैं। समास का मूल आधार क्या होता है? विग्रह वाक्य होता है। जैसे मैंने उस श्लोक में लोकनाथ वाले में उस बात को हमने बताया है। समास युक्त शब्द का स्पष्टीकरण विग्रह वाक्य से ही संभव है। बिना विग्रह का ज्ञान किए आपको समास के अर्थ का ज्ञान होना बहुत ही कठिन हो जाता है। इसीलिए विग्रह को आचार्यों ने कहा है वृत्त्यर्थावबोधकम वाक्यम विग्रह। एक चीज मैं और कहूंगा कि एक नित्य समास भी होता है, उसे हम बाद में आपको बताएंगे। उसी का दूसरा नाम अश्वपद विग्रह होता है, अर्थात जिन समासों में अपने पद के द्वारा उसका विग्रह न दिखाया जा सके उसे अश्वपद कहते हैं। उसी को कहते हैं प्रायण नित्य समासः अश्वपद विग्रहो वा, ऐसे कहा गया है। तो ये बात की है, पुनः हम उसको बाद में बताएंगे। लेकिन अब यहाँ मैं ये कहना चाहूँगा कि समास के भेद को आपने जान लिया। अब उन समासों के बारे में थोड़ा मैं आपको बताना चाहूँगा। हालांकि आज का विषय बहुत लंबा है और ये निर्धारित समय सीमा के बाहर हो रहा है, इसलिए हम आज का पाठ समाप्त करते हैं। पुनः अगले पाठ में आपको छूटी हुई वस्तुओं का ज्ञान कराएंगे और प्रकरण का समर्थक पद विधि से आरंभ करेंगे।